दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग इतिहास में एक नए टॉपिक को लेकर आपके बीच में हाजिर हूं, जिसमें आज हम बात करेंगे मौर्य काल में अशोक कालीन व्यवस्था के बारे में। यानी जब अशोक राजा बनते हैं तो उस समय में अशोक के काल में हमारे देश में या मगध साम्राज्य की क्या सामाजिक व्यवस्था थी, क्या आर्थिक व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था थी, धार्मिक स्थिति क्या थी। इस तरह से बहुत सारे सवाल आपके परीक्षा में आते हैं, तो ऐसे सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले। कुछ सवाल आपके स्क्रीन पर भी होंगे और ऐसे ही सवाल अंदर भी दिए गए। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से सवाल आपके सामने आ रहे हैं। याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषयों के लिए फाउंडेशन बैच लाए जा रहे हैं। ये फाउंडेशन बैच क्या है सर? तो याद रखिए ये सब ट्रेलर आपको दिख रहा है, ये जब भी YouTube पर आप देख रहे हैं ये आपको ट्रेलर दिया जा रहा है। इसकी पिक्चर अगर आपको देखनी हो तो आपको इस फाउंडेशन बैच में नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, गजब की बैच है। 0 लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की आपकी तैयारी कराई जाती है। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टडी 91 की किताबें भी आ गई हैं दोस्तों मार्केट में, तो आप किताबों को भी परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से, एप्लीकेशन से, अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, हर जगह दोस्तों ये किताब आ चुकी है, आप वहां से जाके ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के सवालों का सिलसिला। बड़े ध्यान से देखिएगा और इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए है, अच्छे से देखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा आज हमारा 20वां दिन है। ठीक है, लगातार 20 दिनों से दोस्तों मैं आपको इतिहास विषय पर ये हमारी चर्चाएं चल रही है और मैं आपसे बार बार कहता था कि कब 500 सवाल होंगे पता नहीं चलेगा, और आज की क्लास में हम लोग 600 सवालों को कवर करने वाले हैं। आज के क्लास में क्या मिलेगा? 600 सवाल आपके हो जाएंगे। इसके पहले 570 सवालों पर चर्चा हो चुका है, आज 571 से लेकर 600 सवाल तक की चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए क्या लिख रहा है दोस्तों। पहला सवाल लिख रहा है किस अभिलेख में। दोस्तों मैंने आपको बताया था अभिलेख कई प्रकार के होते हैं, जिसमें शिलालेख हमने पढ़ा, स्तंभ लेख पढ़ा, गुहा लेख पढ़ा। शिलालेख बड़े बड़े चट्टानों पे लिखे जाते थे, स्तंभ लेख स्तंभ बनाकर लिखे जाते हैं, और गुहा लेख जो है गुफाओं में जो अभिलेख मिलते हैं देखने को, वो गुहा लेख कहलाते हैं। ठीक है, खास करके 2 सवाल आपको यहां से पूछे जाते थे। शिलालेख कितने हैं? तो कुल मिला के 7 शिलालेख प्राप्त हुए, 14 प्राप्त हुए हैं। स्तंभ लेख 7 प्राप्त हुए, आप याद रखिएगा। बाकी गुहा लेखों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, लिख रहा किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य। जी हां दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। कौन थे दोस्तों? ये मौर्य वंश के क्या थे? संस्थापक थे। अरे भाई घनानंद को हरा करके, ठीक है, घनानंद को हरा करके चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो कह रहा है कि किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, ये भाई अगर इन दोनों को ले लेना तो याद रखिएगा दादा पोते हैं। क्या है दोस्तों? दादा और पोता है दोनों लोग। ठीक है, दादा और पोते की बात किया जा रहा है दोस्तों। कह रहा है दादा पोतो दोनों के नामों का उल्लेख दोस्तों आपको कहां मिलता है, ये आपको बताना है। बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है दादा और पोते का उल्लेख जो है ये किस अभिलेख में मिलता है, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये रुद्र दामन का जो अभिलेख है दोस्तों, रुद्र दामन का जो अभिलेख है, रुद्र दामन का अभिलेख है, उस अभिलेख में दोस्तों किसका नाम मिलता है दोस्तों? उस अभिलेख में दादा और पोते इन दोनों के नामों का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, रुद्र, देखिए रुद्र दामन के अभिलेख को, रुद्र दामन के अभिलेख को दोस्तों जूनागढ़ का अभिलेख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जूनागढ़ का अभिलेख भी कहा जाता है। यह कहां पर है दोस्तों? तो गुजरात में स्थित है। याद रखिएगा, सवाल कुछ भी दे सकता है, उत्तर में कुछ भी दे सकता है, जूनागढ़ भी दे सकता है, गुजरात भी दे सकता है, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख दे सकता है, या रुद्र दामन का अभिलेख दे सकता है, या एक नाम दे सकता है महाक्षत्रप रुद्र दामन। जी हां दोस्तों, इस तरह से थोड़ा सा स्टाइलिश नाम भी दे सकता है आपके सामने, उसको याद रखिएगा। दोस्तों नामों की बात आ गई तो मैं आपसे सवाल कर लूं क्या? देखिए हमने पढ़ा था कि अशोक के नाम का उल्लेख कहां मिलता है। अशोक के नाम का उल्लेख दोस्तों कहां मिलता है? तो 2 ऐसे अभिलेख हैं, मास्की और गुर्जरा, जहां अशोक के नामों का उल्लेख मिलता है, अशोक नाम से मिलता है। मास्की और गुर्जरा ये 2 अभिलेखों के बारे में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, याद भी होगा आपको, इसे याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था, ये आपको बताना है। श्रीनगर दोस्तों जम्मू कश्मीर में भारत का स्वर्ग भी कहा जाता है श्रीनगर को, और इसकी स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा कहा जाता है इसकी स्थापना अशोक ने किया था। किसने किया था दोस्तों? अशोक ने ही किया था। तो इसको आप याद रखिएगा। और अशोक का जो टाइम पीरियड है दोस्तों क्या है? तो याद रखिएगा 269 BC से लेकर के 232 BC दोस्तों, याद रखिएगा ये इसके शासन का समय है। इसी दौरान दोस्तों अशोक ने क्या किया था? इस श्रीनगर की स्थापना किया था। ठीक है, कई लोग ये भी मानते हैं दोस्तों कि श्रीनगर की स्थापना 1375 ईस्वी में, इतिहास के पन्नों में भी ये नाम मिलेगा, लेकिन जब आप मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तब मिलेगा कि 1375 ईस्वी में किसने किया था? अजय पाल द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? अजय पाल द्वारा किया गया। एक सवाल और, ये अजय पाल जो राजा था, महाराजा अजय पाल, ठीक है, थोड़ा अच्छा सा नाम लिख देते हैं यहां पर, महाराजा अजय पाल। ठीक है, खाली अजय पाल लिखने में बड़ा सिंपल लगता है, तो महाराजा अजय पाल ने 1375 में श्रीनगर की स्थापना किया। मध्यकालीन भारत के इतिहास में यह पढ़ने को मिलता है।
है और किस वंश के शासक थे, तो याद रखेगा गढ़वाल वंश के, ठीक है, गढ़वाल वंश के शासक थे, याद रखेगा, ठीक है। और गढ़वाल वंश के द्वितीय शासक थे दोस्तों अजयपाल जी, ठीक है, महाराजा अजयपाल जी, उन्होंने श्रीनगर की स्थापना की, ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में कोई एक देगा, चाहे अजयपाल का नाम देगा, चाहे अशोक का नाम देगा, प्राचीन इतिहास से सवाल पूछेगा तो अशोक का नाम देगा, मध्यकालीन भारत के इतिहास से सवाल पूछेगा तो अशोक का नाम हटा करके अजयपाल देगा। मैं पूरी बातें बताने को आपको आया हूं, कहीं कोई कंफ्यूजन वाला पॉइंट नहीं छोड़ता हूं, ठीक है। पता चला अशोक बता चला गया, कुछ बच्चा कमेंट करने लगे सर हम ज्ञानी, हमने पढ़ा था अजयपाल है, आपने तो गलत बता दिया, ठीक है। दोनों बातें याद रखेगा। लिख रहा अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई। दोस्तों अगर हम बात करें पूरे भारत में, ठीक है, तो लगभग संपूर्ण भारत में दोस्तों हमें ब्राह्मी लिपि देखने को मिली। कौन सी मिली दोस्तों, हमें ब्राह्मी लिपि देखने को मिली है। एक और हमने दोस्तों पढ़ा था आर्मेयिक लिपि के बारे में, किसके बारे में, आर्मेयिक लिपि के बारे में। यह दोस्तों खास करके उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान में मिला है। कहां मिला दोस्तों, उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान में दोस्तों क्या मिला है, याद रखेगा, वहां पर दोस्तों खास करके आर्मेयिक लिपि देखने को मिला है और बाकी जगह पे ब्राह्मी लिपि मिला है। तो याद रखेंगे दक्षिण भारत में भी दोस्तों ज्यादातर क्या देखने को मिला है, जो अशोक के अभिलेख हैं वो किस लिपि में है, तो याद रखेगा वो ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है। कौन सी लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में है। इस सवाल को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आज अगले सवाल पर आते हैं। लिख रहा मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा कौन सी थी। जी हाँ दोस्तों, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा कौन सी थी आपको बताना है। अब देखिए मैं यहां बताना चाहूंगा दोस्तों, हो सकता है सवाल पूछ दे कि प्रचलित मुद्रा में सोने की मुद्रा कौन सी थी, तब जवाब अलग हो जाएगा। तो सोने की जब बात करेगा ना तो याद रखेगा सोने की मुद्रा को स्वर्ण कहा जाता था, सोने की मुद्रा को निष्क कहा जाता था। क्या कहा जाता था, स्वर्ण या निष्क, ठीक है। इसी तरह से पूछ सकता है सवाल चांदी की मुद्रा के बारे में। भाई यहां तो ऑप्शन में है नहीं ना, कोई ऑप्शन तो है नहीं आपके सामने, तो आप कैसे कल्पना करोगे कि भाई सोने की मुद्रा है कि चांदी की मुद्रा है कि तांबे की मुद्रा, क्योंकि मौर्य काल में भाई तीनों मुद्राएं चलती थी, सोने का भी चलता था, चांदी का भी चलता था और जो है तांबे की मुद्रा चलती थी। जो सोने की मुद्रा चलती थी उसे स्वर्ण, सुवर्ण या निष्क के नाम से जाना जाता था। उसी तरह से जो चांदी की मुद्रा चलती थी दोस्तों उसे पड़ कहते थे। चांदी की मुद्रा को क्या कहते थे दोस्तों, याद रखेगा पड़ कहते थे। अच्छा यहां मैं दोस्तों तांबे का अलग से लिख देता हूं, ठीक है, यहां मैं तांबे का अलग से लिख देता हूं, ठीक है, तांबे का। अच्छा ये पड़ से एक शब्द याद रखेगा कारसा पड़, क्या याद रखेगा, कारसा पड़। अब बच्चे ध्यान नहीं देते, समझते हैं कि यार सर कुछ भी बोल दें, क्या दिक्कत है, ठीक है, वो मतलब याद करने में। याद रखेगा पड़ को चांदी की मुद्रा कहा जाता था, जबकि करसा पड़ को क्या कहा जाता था दोस्तों, तांबे की मुद्रा कहा जाता था। सा से याद रखेगा। इसी तरह कई नाम मिलेंगे, जैसे माशक, एक मुद्रा का नाम था माशक, ठीक है, माशक हो गया, माशक हो गया, भाषक हो गया, माशक, भाषक और करसा पड़, ये क्या थे दोस्तों, ये तांबे की मुद्राएं थी, याद रखेगा। एक और तांबे की मुद्रा दोस्तों काकड़ी, क्या है दोस्तों, काकड़ी, ठीक है, काकड़ी भी क्या था दोस्तों, यह भी तांबे का मुद्रा था, ठीक है। चलिए इसी तरह से चांदी की मुद्रा जैसे पड़ हो गया, जैसे आपका धरण हो गया, धरण हो गया, जैसे आपका शतमान हो गया, शतमान, ठीक है, याद रखेगा। या फिर इन्हें आहत सिक्के भी कहा जाता था, आहत सिक्के, ये सब चांदी की मुद्राओं को कहा जाता था। तो पूरी बातें आपको याद रखनी। क्या क्या बताया, सोने की मुद्रा होगा तो सुवर्ण, स्वर्ण या निष्क कहा जाएगा, चांदी की मुद्रा होगा तो रुपया भी कहा जाता था, रुपया नहीं रुपया, 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 प्या, ठीक है। रुपया शब्द ये शेरशाह सूरी ने चलन में लाया, ठीक है। उस समय में रुपया कहते थे, रुपया भी कहते थे, पड़ भी कहते थे, आहत सिक्के कहा जाता था, शतमान कहा जाता था और धरण कहा जाता था, ठीक है, ये सब कहते थे। और अगर तांबे की मुद्रा होगा तो क्या कहते थे, माशक कहते थे, भाषक का भाषण नहीं भाषक, माशक, भाषक, करसा पड़ और काकड़ी। काकड़ी तो दोस्तों जरूर याद रखेगा, परीक्षा में कई बार आया है काकड़ी। काकड़ी कैसी मुद्रा थी, तो काकड़ी तांबे की मुद्रा थी। अच्छा बहुत सारे बच्चों ने कहीं ना कहीं कोचिंग किया होगा और बड़ा पैसा खर्चा किया होगा अपने अपने कोचिंग में, आपको एक कभी बताया गया कि नहीं, नहीं बताया गया तो समझो आपने व्यर्थ कर दिया, कोचिंग करना आपका व्यर्थ हो गया। और नितिन सर की क्लास में तो आपको फ्री में सारी चीजें मिल रही हैं, मतलब जिसे हम ट्रेलर कहते हैं ना, उस ट्रेलर में दोस्तों इस तरह के धुएं उड़ जा रहे हैं। आप सोचो जब हम फाउंडेशन बैच में आएंगे तब हम किस तरह के सवालों को लाएंगे, मतलब आपका दिल खुश हो जाएगा, आप कहोगे सर क्या पढ़ाया आपने, मजा ही आ गया मुझे, ठीक है। आगे ये देखते हैं, लिख रहा है बृहद्रथ की हत्या। जहां दोस्तों बृहद्रथ की हत्या करके उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कब किया था दोस्तों, तो पुष्यमित्र
पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों याद रखेगा शुंग वंश की स्थापना किया था। ठीक है, अच्छा मैं आपको बता दूं यहां पे थोड़ा सा, देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा दोस्तों, अगर मैं इसके ठीक पहले के वंश की नंद वंश की बात कर दूं तो नंद वंश के राजा घनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना किया था। ठीक है, मौर्य वंश की। ठीक है, मौर्य वंश के ठीक बाद कौन सा वंश आता है, तो मौर्य वंश के बाद याद रखेगा शुंग वंश आएगा, शुंग वंश आएगा। शुंग वंश के बाद दोस्तों कौन सा वंश आएगा, शुंग वंश के बाद कण्व वंश आएगा। ठीक है, शुंग के बाद क्या आएगा, शुंग वंश के बाद कण्व वंश आएगा, कण्व वंश आएगा। ठीक है, चलिए, और कण्व वंश के बाद सातवाहन वंश, सुना कर्ण सातवाहन। ठीक है, सातवाहन वंश आएगा। ठीक है, सातवाहन वंश आएगा। ठीक है, ये एक सीरियल चला है दोस्तों वंश का, तो इसका कालक्रम जरूर याद रखेगा, सवाल पूछता है। अच्छा, आपसे पूछ रहा है कि बृहदत्त की हत्या करके उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों ये कब किया था, तो 185 ईसा पूर्व किया था। कब किया था, 185 ईसा पूर्व। थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। देखिए, आप जान रहे होंगे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजा बना बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद राजा बना अशोक। अशोक ने पहले कलिंग की लड़ाई किया, लाखों लोगों की हत्या कर दिया, बाद में ज्ञान की प्राप्ति हो गई, कहा आप किसी को नहीं मारेंगे, आदमी छोड़ो, हम तो पशु बलि की भी निंदा करते हैं। बड़े बड़े शिलालेख बनवाया, अभिलेख बनाया, स्तंभलेख गुहालेख तैयार किया, और पूरे राज्य में, साम्राज्य भर में इस बात को फैला दिया कि भैया कभी कोई किसी की हत्या नहीं करेगा, न मनुष्य की हत्या होगी, न पशुओं की हत्या होगी, न पक्षियों की हत्या होगी, सारे हत्याएं बंद करा दिया गया। उसके खुद के राज दरबार में जो पशु बलि दिया जाता तो उस पशु बलि पर भी रोक लगा दिया। इतना बड़ा पुजारी हो गया। भाई उसका दिमाग चेंज किसने किया, उसका दिमाग चेंज किया था उपगुप्त नाम के एक बौद्ध भिक्षुक ने, जिससे वो बड़े प्रभावित थे। ठीक है, इसके बाद अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को भेज दिया श्रीलंका, जाओ प्रसार करो, अपने यहाँ के जो पुरोहित थे, महामंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, सबको भेज दिया, जाओ सब लोग विदेश जाओ और भारत के चारों तरफ जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार करो। और क्यों प्रचार करो बौद्ध धर्म का, लोगों को बताओ कि किसी की हत्या न किया जाए, उसकी निंदा किया जाए। ठीक है, तो बहुत सारी बातें थी, ये कराया गया। ठीक है, अब वो इतना मशगूल हो गए कि कुछ विदेशी आक्रमणकारी थे, वो मतलब एकटक भारत पर निगाह लगाए थे कि कैसे करके भारत से ये मौर्य वंश के साम्राज्य का अंत कर दिया जाए। और अगर पुष्यमित्र शुंग ने हथियार न उठाया होता, ठीक है, तो आज ये देश हो सकता है किसी और के हाथ में होता। ऐसा इतिहास बन गया था। आप इतिहास के पन्नों को जाकर देखिए। पुष्यमित्र शुंग पहली बार याद रखेगा ये सेनापति था, इसने खुद ही अपने राजा की हत्या कर दिया, और यहीं से ब्राह्मण साम्राज्य स्टार्ट होता भारत में, ब्राह्मण राजा बने। ठीक है, इसके पहले ब्राह्मण राजा नहीं होते थे। यहां पहली बार दोस्तों पुष्यमित्र सिंह जब आते हैं तो ब्राह्मण राजा बनते हैं। इसे याद रखेगा, ये याद रखेगा, शुंग में हम ब्राह्मण राजा की बात करते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख कौन सा, सबसे छोटा, एक सवाल आता है दोस्तों कि सबसे छोटा स्तंभलेख कौन सा है, तो बताइए। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब आपसे स्तंभलेख पूछेगा तभी जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों रुम्मिनदेही को, किसे दोस्तों, रुम्मिनदेही को याद रखेगा अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख कहा जाता है, सबसे छोटा। अब कुछ लोग के मन में उबाल मार रहा है, सर सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। देखो सबसे बड़ा जो अभिलेख है ना, ठीक है, सबसे बड़ा अभिलेख दोस्तों कौन सा, यहां स्तंभलेख की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहां अभिलेख की बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा अभिलेख दोस्तों 7वां अभिलेख है। ठीक है, 7वां अभिलेख जो अशोक का था वो सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा स्तंभलेख कौन सा है, तो रुम्मिनदेही का स्तंभलेख है, जिसे सबसे छोटा स्तंभलेख माना गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। लिख रहा है मौर्य काल में साम्राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था। ठीक है, जैसे आज हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, उस जमाने में चीफ जस्टिस कौन होता था, तो जो राजा होता था, जो सम्राट होता था, वही चीफ जस्टिस माना जाता था। ठीक है, तो चाहे यहां पर राजा दे सकता है ऑप्शन, चाहे आपके सामने राजन ऑप्शन दे सकता है, चाहे आपके सामने चक्रवर्ती ऑप्शन दे सकता है, चाहे आपके सामने सम्राट ऑप्शन दे सकता है, मतलब ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलेगा परीक्षा में, आप ध्यान दीजिएगा। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, इसको सर्वोच्च न्यायाधीश कहते थे, सबसे बड़ा जजमेंट इसी का होता था। ठीक है, एक चीज और नोट करिए यहां पर। ठीक है दोस्तों, जो फौजदारी न्यायालय थी वो अलग थी। ठीक है सर, क्या बात कर रहे हैं, तब के जमाने में भी फौजदारी न्यायालय होती थी। हाँ, कहें तब भाई भाई में लड़ाई नहीं होता था क्या, फौजदारी दीवानी तब भी चलती थी। तो याद रखेगा फौजदारी न्यायालय का जो न्यायाधीश होता था उसे हम क्या कहते थे, उसे हम कहते थे प्रदेष्टा। क्या कहते थे दोस्तों, प्रदेष्टा। याद रखेंगे क्या, ये जरूर याद रखेगा, परीक्षा में बड़ा जबरदस्त सवाल है। ठीक है, क्या याद रखेगा, जो फौजदारी न्यायालय का सर्वोच्च न्यायाधीश होता था उसे हम कहते थे प्रदेष्टा। क्या कहते थे, प्रदेष्टा कहते थे। और जो जनपदी न्यायाधीश होता था, जनपदीय
जनपदीय न्यायाधीश, ठीक है, न्यायाधीश, ठीक है, न्यायाधीश, ठीक है, इसे क्या कहते थे, इसे कहते थे राजुक, क्या कहते थे, राजुक, ठीक है, राजुक कहते थे, जो जनपदीय न्यायाधीश होता था। सच में सर उस जमाने में सर इस समय इस तरह की व्यवस्था थी। हाँ, हम बात करें दोस्तों अगर अशोक के शासनकाल की बात कर लें कि अशोक का शासनकाल कब से कब तक चला, तो याद रखेगा 269 बीसी से लेकर के 232 बीसी तक दोस्तों हम बात करते हैं, यानी ईसा मसीह के जन्म के 232 साल पहले तक ये सारी चीजें थी, पूरी व्यवस्था थी भारत में। कौन कहता है सारी चीजें नहीं थी? आप उठा के इतिहास के पन्नों को टटोलिए, बहुत सारी बातें मिलेंगी आपको, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा मौर्य काल में गुप्तचर विभाग, क्या बात करें सर, उस समय भी रॉ जैसी टीम होती थी। हाँ, रॉ आईबी उस समय भी होते थे दोस्तों। और मौर्य काल में जो गुप्तचर विभाग के प्रमुख होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, तो याद रखेगा। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर दो चीजें ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। गुप्तचर विभाग के कर्मचारी, याद रखेगा, कर्मचारी को क्या कहते थे दोस्तों, इन्हें कहते थे गूढ़ पुरुष। क्या कहते थे, ध्यान दीजिएगा, लोग कंफ्यूज होते हैं। गुप्तचर विभाग के कर्मचारी को क्या कहते थे, गूढ़ पुरुष। और गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख होता था, कर्मचारी प्रमुख माने समझते हैं ना, कर्मचारी मतलब उसमें काम करने वाले लोगों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। लेकिन इसी गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख होता था उसे हम क्या कहते थे, उसे हम कहते थे महामात्यार सर्प। क्या कहते थे, महामात्या। याद रखेगा, महात्या हो गए तो गलत हो गया ना, महामात्या लिखना है मुझे। क्या लिखना है, यहां से लिख देता हूं, थोड़ा बड़ा है ना, मात्या सर्प लिखेगा, सप लिख के सर्प कर दीजिएगा इसको, ठीक है। एक भूल जा रहा है यहां पे ना, महामात्याप सर्प, ठीक है। महामात्य लिखेगा, महामात्य धन अपसर्प कर दीजिएगा, हो जाएगा। तो उसी को मिला दिया तो महामात्याप सर्प, इसको याद रखेगा। ये जो होता था दोस्तों, जो प्रमुख होता था, जो चीफ होता था गुप्तचर विभाग का, उसे कहा जाता था। सर ये बताइए, अपने मन से बता रहे हैं, कहीं लिखा उखा है? नहीं लिखा है। कहां लिखा है सर? ये अर्थशास्त्र में लिखा है। सर इकोनॉमिक्स में सब कहां हम लोग पढ़े? नहीं, वो वाला अर्थशास्त्र नहीं, उस अर्थशास्त्र की बात कर रहा हूं जिसकी रचना कौटिल्य ने किया है। किसने किया है? कौटिल्य ने किया। मैं उस वाले अर्थशास्त्र की बात कर रहा हूं। उस अर्थशास्त्र में इन सारी बातों का वर्णन है भाई, अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा राजकीय भूमि से प्राप्त आय, जो राजकीय भूमि थी उससे जो इनकम मिलती थी, उस इनकम को दोस्तों हम किस नाम से जानते थे? तो याद रखेगा, उस इनकम को हम सीता कहते थे। क्या कहते थे? सीता कहते थे। उससे जो हमें आय होती थी उस सीता कहा जाता था, ठीक है। अच्छा, राजकीय भूमि का जो अध्यक्ष होता था उसे हम सीताध्यक्ष कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? उसे हम सीताध्यक्ष कहते थे। ये भी याद रखेगा। बहुत अच्छा सवाल बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। राजकीय भूमि का जो स्वामी होता था, जो अध्यक्ष होता था, जो उसका हिसाब किताब रखता था, या राजकीय भूमि से तात्पर्य क्या है? अरे राजसी भूमि से तात्पर्य या राजकीय भूमि से तात्पर्य उस भूमि से है जिस पर पूरा नियंत्रण या उसका कंट्रोल किसके पास था? राजा के पास था। वो राजा की भूमि थी, किसी व्यक्ति की अपनी भूमि नहीं थी, ठीक है। उसकी बात करो तो जो राजकीय भूमि होती थी उसका अध्यक्ष क्या कहलाता था? सीताध्यक्ष कहलाता था। और उसी अच्छा एक चीज और पूछता है, सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? ठीक है, सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था सीता भूमि। क्या कहा जाता था? सीता भूमि के नाम से जाना जाता था। इन सब चीजों को भी याद रखेगा, तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़िए। अगला लिख रहा दोस्तों, किस काल में कृषकों को सिंचाई कर भी देना पड़ता था? हाँ, तो याद रखेगा, मौर्य काल में दोस्तों, मौर्य काल में सिंचकों को सिंचाई कर भी देना पड़ता था। मौर्य काल में क्या देना पड़ता था दोस्तों? कृषकों को, जो किसान होते थे, उन्हें सिंचाई कर भी देना पड़ता था। अच्छा सर एक बात बताइए, जो इंपॉर्टेंट वो ये है कि सर राजस्व कितना लगता था? राजस्व कर उस समय कितना था? तो याद रखेगा 1/6 से लेकर 1/4 तक, ठीक है। 1/6 से लेकर 1/4 तक क्या होता है दोस्तों? ये राजस्व कर लगता था। और राजस्व कर ना इस सिंचाई कर के आधार पर लगता था, या कह सकते हैं कि उपज के आधार पर लगता था। अगर बढ़िया खेती हुई तो इसमें बढ़ोतरी भी होती थी, और कम खेती हुआ तो घटोतरी भी हो जाती थी, दोनों चीजें थी, ठीक है। अच्छा एक चीज और, जो इस कर को, जो राजस्व कर वसूल करता था, उसे क्या करते थे? तो उसे कहते थे दोस्तों समाहर्ता। क्या कहते थे?
समाहर्ता। क्या कहते हैं दोस्तों, याद रखेगा, जो इस राजस्व कर को वसूल करता था उससे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते थे समाहर्ता, यानी कलेक्शन करने और टैक्स का कलेक्शन करता था। ठीक है, इसे याद रखेगा। लिख रहा अशोक के समय प्रांतों को क्या कहा जाता था, ये सवाल तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। याद रखेगा, अशोक के समय में प्रांतों को चक्र कहा जाता था। क्या कहते हैं दोस्तों, चक्र कहा जाता था। हालांकि अगर हम बात करें सबसे छोटी इकाई की, कि अशोक के समय जो है सबसे छोटी इकाई क्या थी, सबसे छोटी इकाई, तो याद रखेगा आज जो हम ग्राम शब्द कहते हैं ना, ये ग्राम शब्द याद रखेगा उस समय का यही सबसे छोटी इकाई माना जाता था। ठीक है, और गांव का जो मुखिया होता था, याद रखेगा, जो मुखिया होता था उसे क्या कहते थे, उसे हम कहते थे दोस्तों ग्रामिक। क्या कहते थे दोस्तों, ग्रामिक कहते थे। गांव के मुखिया को आज हम प्रधान करते हैं, उस समय दोस्तों ग्रामिक कहा जाता था। और जो चक्र का प्रधान होता था उसे क्या कहते थे, चक्र के प्रधान को दोस्तों हम कुमार कहते थे। क्या कहते हैं, अगला सवाल आ रहा है यहां पर, लिख रहा प्रांतों के प्रशासक को या जो इनके प्रधान होते थे उनको क्या कहते थे, तो इनको कई नामों से जाना जाता है। कहीं आपको कुमार मिलेगा, कहीं कहीं पर दोस्तों आपको आर्य पुत्र मिलेगा, कहीं कहीं पर दोस्तों आपको राष्ट्रिक मिलेगा। क्या मिलेगा, राष्ट्रिक मिलेगा। ठीक है, राष्ट्रिक भी देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें याद रखेगा। जो प्रांतों के प्रांतपति थे, जो प्रशासक थे, जो चक्र के मालिक कहे जाते थे, जो चक्र के अध्यक्ष कहे जाते थे, उनके प्रशासक कहे जाते थे, उन्हें कुमार भी कहते थे, आर्यपुत्र भी कहते थे और राष्ट्रिक भी कहा जाता था। याद रखेगा, यह भी बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, चलिए और आगे देखिए, लिख रहा अशोक के समय बिक्री कर। जी हां दोस्तों, सर क्या उस समय में सेल टैक्स भी लगता था क्या, बिल्कुल उस समय भी दोस्तों सेल्स टैक्स होता था। लिख रहा बिक्री कर के रूप में मूल्य का कितना भाग वसूल किया जाता था, तो याद रखेगा 1/10। जी हां दोस्तों, 1/10 हिस्सा था दोस्तों जो बिक्री कर के रूप में वसूल किया जाता था। सेल टैक्स भी लगता था। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर सेल टैक्स लगता था तो क्या इनकम टैक्स भी लगता था, बिल्कुल इनकम टैक्स भी लगता था। अभी चर्चा करेंगे, इसको जरूर याद रखेगा। प्लस अभी पीछे मैंने जो आपको बताया राजस्व कर के बारे में, जिसका कलेक्शन कौन करता था, समाहर्ता करता था, उसको भी याद रखेगा। और ये कितना लगता था, 1/6 से लेके 1/6 से लेकर के 1/4 के मध्य ये होता था। ठीक है, लिख रहा बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली। भाई वर्षा ना हो उसके बाद भी खेती अच्छी हो तो ऐसी भूमि को मौर्य काल में क्या कहते थे, तो जबरदस्त भूमि हो गया। याद रखेगा, इसे कहते थे अदेव मात्रिक। क्या कहते थे, अदेव मात्रिक कहते थे। क्यों, किसे कहते थे, बिना वर्षा के अच्छी खेती। भाई कहा जाता है कि गाई खेती के लिए वर्षा बड़ा जरूरी है, जितना ज्यादा बारिश होगा खेती उतनी ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि तभी जो है उसके बीज पनप पाते हैं। और बिना वर्षा के अगर अच्छी खेती हो रही तो भाई ये तो खेत की बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो खेत की जो सुपर डुपर हिट क्वालिटी थी उसे हम क्या कहते थे, उसे अदेव मात्रिक के नाम से जाना जाता था। याद रखेंगे। लिख रहा मौर्य काल में स्वतंत्र वेश्यावृत्ति। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्र वेश्यावृत्ति भी चलती थी और इसको अपनाने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, तो उन्हें कहा जाता था रूपा जीवा। क्या कहा जाता था, रूपा जीवा कहा जाता था, रूपा जीवा। याद रखेगा, ऐसी महिलाएं जो क्या करती थी, स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति को अपना लेती थी, उन्हें कहा जाता था। और इनसे संबंधित यानी वेश्याओं के जो निरीक्षक थे उन्हें क्या कहा जाता, तो एक शब्द आप संस्कृत में पढ़ते होंगे, ठीक है, गणिका। गणिका किसे कहा जाता है, वेश्या का एक पर्यायवाची शब्द है गणिका, ज्यादातर बच्चे जानते होंगे। याद रखेगा गणिका, तो इन्हें कहा जाता था गणिकाध्यक्ष। क्या कहा जाता था, गणिकाध्यक्ष, क्योंकि वो गणिकाओं का निरीक्षण करने का काम करते थे, इसलिए उन्हें क्या कहते थे, गणिकाध्यक्ष कहते थे। इन्हें आप याद रखेंगे। मजा आ रहा है पढ़ने में, अरे समय ऐसे चुटकी में समाप्त होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि नितिन सर की क्लास में कब समय चला गया। और कितनी मजेदार बातें हो रही है कि इतने पुराने इतिहास, ऐसा इतिहास दोस्तों आज से 2200 साल पुराना इतिहास है, 1-2 साल नहीं है। और इधर अगर थोड़ा सा और जोड़ लेंगे तो आ जाएगा कितना दोस्तों, 2022 चल रहा, 2022, 23, 24 इधर से जोड़ लीजिए, 2000 साल एकदम एग्जैक्ट पकड़ लीजिए और 200-250 साल पहले का पकड़ लीजिए, तो कितना हो गया, लगभग 2250 साल पहले का इतिहास। और उस जमाने में भी इस तरह की चीजें थी, तो ये सोचने पर हमें मजबूर कर रही है। ठीक है, याद रखिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से ऐसी गजब गजब की किताबें भी आई। किताब परचेज करिए कभी हमारा, अगर आपको क्लास देखकर सुकून मिल रहा है ना, तो किताब और ज्यादा सुकून देने वाली। प्रॉमिस कर रहा हूं दोस्तों, किताब पढ़ करके आप इतना खुश होंगे कि वाकई नितिन सर की टीम ने मेहनत करके किताब में गजब का कंटेंट लिखा है, जो आप सोचते हैं ना कि कहां से हमें पढ़ने को मिलेगा। देखिए, बहुत रिसर्च करके किताब लिखते हैं। ठीक है, ऐसे हवा हवाई में कुछ भी नहीं मार्केट में लाते हैं, बड़ा रिसर्च करते हैं दोस्तों। बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों इन किताबों को तैयार किया जा रहा है, बस आप मौका दीजिए, एक बार परचेज कीजिए। अरे बहुत महंगी किताब नहीं, 100 रुपए, 50 रुपए, 80 रुपए, 150, 200, 250, बस यही किताब है दोस्तों। एक परचेज तो कीजिए, इतने रुपए में तो अब क्या कहना। ठीक है,
शारीरिक वस्त्र भी आपके नहीं मिलेंगे। आज भी लोगों को जॉकी का शौक होता है और उतने में आपको इतनी अच्छी अच्छी किताबें मिल रही, 500-500 पेज की किताबें दोस्तों आपको मिल रही। आप कल्पना करो कि आपको कहां से इतने कम दाम में किताब मिलेगी। ठीक है, तो एक बार परचेज कीजिए और देखिए क्वालिटी कंटेंट देखिए। चलिए आगे आते हैं। लिख रहा मौर्य काल में राज दरबार, सीमा तथा अन्य राज की द्वारों का जो संरक्षण करता था वो क्या कहलाता था? तो याद रखिएगा, उसे देखिए कई नामों से जाना जाता था। फिलहाल मैं आपको बता दूं, उसे कहा जाता था दौवारिक। क्या कहते थे दोस्तों? दौवारिक। ठीक है, दौवारिक। देखिए बड़े बड़े दरवाजे होते थे। मौर्य काल में से बहुत बड़ा राजमहल है तो राजा के महल के लिए दरवाजा छोटा थोड़ा होगा। ठीक है, तो राज दरबार होता था, जो बाउंड्री होती थी पूरे राज्य में, उनके अलग से दरवाजे होते थे। ठीक है, उसलिए सीमा पर अलग अलग दरवाजे देखने को मिलते हैं। जो राजकीय द्वार होते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए दोस्तों राजकीय द्वार, शाही द्वार बने होते थे, तो उनके जो संरक्षण करते थे उनका, उन्हें दौवारिक कहते थे। क्या कहते थे? दौवारिक। आगे आप पढ़ेंगे दोस्तों, ऐसे राजा के महल में जाने के लिए कई सारे द्वार होते थे, जिसपे अलग अलग संरक्षक होते थे। जो दुर्ग होते थे उनके अलग संरक्षक होते थे, तो दुर्ग से संबंधित दुर्गपाल, अनंत से संबंधित अनंतपाल, ऐसे अलग अलग नाम भी देखने को मिलेंगे। फिलहाल आप एक साथ याद रखें दौवारिक। लिख रहा मौर्य काल में अंतःपुर का अध्यक्ष कौन होता था? अच्छा, अंतःपुर का अध्यक्ष करता क्या था? तो अंदर की, महल के अंदर की गतिविधियों के लिए कौन जिम्मेदार होता था? यह अंतःपुर का अध्यक्ष। इसे अंतर्वेदिक के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? इसे अंतर्वेदिक के नाम से जाना जाता था। इसे याद रखेगा। ठीक है, कुछ चीजें यहां और भी नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए जो दुर्ग का रक्षक करता था, ठीक है, उसे दुर्गपाल कहते थे। क्या कहते थे? दुर्गपाल। ठीक है, जो इस तरह से प्राचीर का रक्षण करता था रक्षित पाल कहते थे। ऐसे अलग अलग नाम आएगा। ठीक है, लिख रहा दोस्तों मौर्य काल में कारागार। कारागार बोले तो सर जेल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? जेल की बात कर रहा है। कह रहा है जेल के जो अध्यक्ष होते थे उसे क्या कहते थे? तो जेलर साहब को कहते दोस्तों प्रशास्ति। क्या कहते थे? प्रशास्ति। अच्छा, यहां दोस्तों जेलर के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया। एक तो प्रशास्ति शब्द का इस्तेमाल किया गया है और एक और शब्द आया है बंधन से, याद रखेगा, बंधनागरा। जी हां दोस्तों, बंधन धन आगरा करिएगा, बंधनागाराध्यक्ष, बंधनागाराध्यक्ष, जहां पर बंदी बनाया जाता लोगों को, इससे संबंधित है। तो याद रखेगा बंदी गृह का अध्यक्ष क्या कहलाता था? याद रखेगा बंधनागाराध्यक्ष। ठीक है, बंधनागाराध्यक्ष कहलाता था, याद रखेगा। अच्छा, ये तो अंतःपुर हो गया। एक चीज और मुझे बताइए, चोर को पकड़ने वाला, जैसे आज चोर को पकड़ने का काम कौन करती है? हमारी पुलिस करती है। उस जमाने में जो चोर को पकड़ता था उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था चोर रज्जू। क्या कहते थे? चोर रज्जू कहते थे। क्या कहते थे? चोर रज्जू कहते थे, याद रखेगा। थोड़ा सा एंटीक पॉइंट कुछ नया लेके चलते हैं, तब तो आपको अच्छा लगेगा और मजा आएगा पढ़ने में कि भाई नितिन सर की क्लास किया तो आज कुछ सीखने को मिला हमें, है कि नहीं। आगे देखिए, लिख रहा मौर्य काल में आय का संग्रहकर्ता क्या कहलाता था? आय का संग्रहकर्ता क्या करता? आय मतलब वही, आय का संग्रहकर्ता मतलब जो इनकम का संग्रह कर रहा है। ठीक है, इनकम से संबंधित जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है उसको दोस्तों क्या, वैसे तो जो राजस्व कलेक्शन करता था, राजस्व कर जो एकत्रित करता था, उसे हम क्या करते थे? उसे हम समाहर्ता कह दिए। उसे हमने समाहर्ता कह दिया। हमने ये भी देख लिया सेल टैक्स भी लगता है। लेकिन जो आय का संग्रह करता था उसे सन्निधाता कहते थे। क्या कहते थे? सन्निधाता कहते थे, याद रखेगा। करा फौजदारी न्यायालय, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना। फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश कौन होता था? देखिए, प्रधान न्यायाधीश की अगर हम बात करें, प्रधान या फिर मुख्य न्यायाधीश की बात करें, मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करें तो मुख्य न्यायाधीस कौन था दोस्तों? मुख्य न्यायाधीश राजा स्वयं होता था, राजा या सम्राट। ठीक है, लेकिन अगर हम फौजदारी न्यायालय की बात करें तो यहां पर हमने एक शब्द पढ़ा था प्रदेष्टा। क्या पढ़ा था? प्रदेष्टा। तो इसे याद रखेगा। ठीक है, आगे अच्छा एक चीज और पढ़ा था, जो जनपदी न्यायालय में था, ये भी तो हम लोगों ने पढ़ा। जो जनपदी न्यायालय का प्रमुख होता था वो क्या कहलाता था? जो जनपदी न्यायालय वाले को राजुक कहते थे। क्या कहते थे? राजुक। इसी तरह एक शब्द और बताया, चोर रज्जू। चोर को पकड़ने वाले अधिकारी को चोर रज्जू कहते हैं, ये राजुक कहलाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान दीजिएगा। लिख रहा है मौर्य काल में नगर रक्षा का अध्यक्ष, जो नगर रक्षा का काम करता था उसे क्या कहते थे? वैसे तो सारे दरवाजों का हेड क्या था दोस्तों? दौवारिक कहलाता था। दौवारिक हो गया। ठीक है, याद रखेगा, इसका काम मुख्य रूप से संरक्षण करना था। ठीक है, जितने भी दुर्ग वगैरह थे सबका। और नगर रक्षा का जो हेड था वो नायक कहलाता था। क्या कहलाता था? नायक कहलाता था। नायक का काम नगर रक्षा करना था। ठीक है, एक तरह से पुलिस नहीं कर सकते, पूरी नगर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दोस्तों नायक के पास होती थी। पुलिस अलग हो जाएगा। आइए मैं बताता हूं आपको। मौर्य काल में जो नगर का कोतवाल होता था उसे हम नागरक कहते थे। ठीक है, या नागरक के अलावा एक नाम और मिलता है, नागरक के अलावा
पौर नाम मिलता, पौर। जैसे इसी से एक शब्द बना महापौर, ठीक है, जो आज महापौर होते हैं, मेयर जो होते हैं महापौर, याद रखेगा पौर क्या कहलाते थे उस समय में, नगर के कोतवाल जो होते थे उन्हें पौर शब्द कहा जाता था। तो आप देखिए पौर शब्द कहां से आया और कहां तक चला आया, मानते हैं कि नहीं? आज तक सुना था? आप कमेंट करके बताओ, क्या ये पॉइंट कभी सुना था? आपने ये जरूर सुना होगा, नागरिक कहते हैं, ठीक है, नागरिक सुना होगा, लेकिन ये पौर शब्द आपने सुना था क्या, कि नगर के कोतवाल को पौर कहते हैं। अच्छा, पुलिस को क्या कहते हैं? लिख रहा है पुलिस और अनुशासन विभाग का जो अध्यक्ष होता था, जी हाँ बताइए, पुलिस और अनुशासन विभाग का जो अध्यक्ष होता था, ये क्या कहलाता था? ये कहलाता था दंडपाल। क्या कहलाता था? दंडपाल, ठीक है, क्योंकि दंड उठा करके क्या करता था, लोगों को पीटता रहता था, ठीक है। एक सवाल और बताइए, राजा का निजी अंगरक्षक क्या कहलाता था? राजा का निजी अंगरक्षक, जी हां दोस्तों, जो उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी देखता था, जो उनका निजी अंगरक्षक होता था, उसे क्या कहते थे? तो याद रखेगा, उसे कहते थे अंतरवर्षिक। क्या कहते थे दोस्तों? अंतरवर्षिक कहते थे, अंतरवर्षिक, जी हां दोस्तों, अंतरवर्षिक कहते थे। लिख रहा मौर्यकालीन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, बता तो दिया, सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था, और ग्राम का जो मुखिया होता था वो क्या कहलाता था? वो ग्रामिक कहलाता था। ग्राम के मुखिया को ग्रामिक कहलाता था। प्रांत को क्या कहा जाता था? प्रांत को चक्र कहा जाता था, ठीक है, चक्र कहा जाता था। और प्रांतों का जो अध्यक्ष होता था या प्रशासक होता था, उसे कुमार कहते थे, आर्यपुत्र कहते थे, या राष्ट्रिक कहते थे। यही है ना, और कुछ नहीं ना, बस याद हो गया, सिंपल सी बात। तेज तर्राक बच्चे हैं आप लोग भाई, ऐसे थोड़े कमजोर हैं कि नहीं। चलो आ जाओ। लिख रहा मौर्य साम्राज्य में प्रतिवर्ष होने वाली जनगणना के कार्य का विभाग, और याद रखेगा हमारे साल में तो 10 साल में जनगणना होती है। कब कब जनगणना होती है? हर 10 साल पे जनगणना होती है, ठीक है। उसमें भी सरकार लेट कर देती है, गिन नहीं पाती भाई कितना। मौर्य साम्राज्य में आज से 2200-2300 साल पहले जनगणना होता था, वो भी प्रतिवर्ष जनगणना होती थी, कि पता चले कि जनगणना होने से कितने मनुष्य कितनी महिलाएं हैं पता चल सके। तो याद रखेगा उसे क्या कहते थे? पहले याद रखेगा मर्द, याद रखेगा, ठीक है, मर्द मुशारी, यहां दोस्तों याद रखेगा उसे क्या कहते थे? मर्दू मुशारी बोलते थे, ठीक है, मर्दुमशारी, ठीक है, मर्दुमशारी याद रखेगा। यह प्रतिवर्ष होने वाली जनगणना का कार्य विभाग जो था उसका नाम था। लिख रहा है मौर्य काल में आयकर को क्या कहते थे? आयकर बोले तो सीधा सीधा लिख रहा दोस्तों कि इनकम टैक्स को क्या कहते थे? हालांकि कलेक्शन कौन करता था दोस्तों? तो सन्निधाता करता था, यही ना, इसका कलेक्शन कौन करता था? सन्निधाता करता था। और भू राजस्व वसूलता कौन था? भू राजस्व कौन वसूलता था? तो इससे वसूलने वाले को क्या कहते थे? समाहर्ता कहते थे, समाहर्ता। सन्निधाता समाहर्ता दो अलग अलग व्यक्ति हैं। सन्निधाता का काम क्या है? जो इनकम से संबंधित टैक्स है उसको कलेक्ट करना, और भू राजस्व कलेक्शन करने का काम किसका है? समाहर्ता का काम है। आपसे पूछ रहा मौर्य काल में आयकर को, जो इनकम टैक्स होता था, उसे कहते क्या थे? तो उसे कहते थे दोस्तों वारिका देय। जी हां दोस्तों, टैक्स तो देना ही होता ना, तो देय तो शब्द याद ही रहेगा, वारिका याद रखेगा, वारिका देय। क्या कहते थे? वारिका देय कहते थे। पढ़ा था कभी आपने? सर सब पढ़ा था, भू राजस्व पढ़ा था, लेकिन इनकम टैक्स सेल टैक्स दो आपने नया बता दिया, ये हमने नहीं पढ़ा था कभी। हाँ नहीं पढ़ा होगा, सिंपल सी बात है। देखिए रिसर्च करना पड़ता है, मुझे पता है बच्चों को ट्रेलर में क्या चाहिए। भाई ट्रेलर अच्छा रहेगा तभी तो लोग पिक्चर देखने आएंगे, नहीं तो कैसे मजा आएगा। चलो अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप तो अपने कोर्स का प्रचार करते हैं, तो क्या करें बताइए, कैसे जीवन कैसे भरण पोषण होगा बताइए। नहीं प्रचार करेंगे तो भाई हम अकेले इंसान क्या पढ़ा दे। जैसे ऐसा नहीं ना कि इतिहास कोई 2 दिन में पढ़ा देगा, और लोग पढ़ा भी देते हैं, अपने अपने कोचिंग में लोग पढ़ा देते हैं 2 दिन में, मैराथन चलाते हैं 10 घंटा में इतिहास खत्म। हम नहीं कर पाते। अरे 10 घंटे में इतिहास पे झांका जा सकता है, खत्म थोड़े हो जाएगा इतिहास, ठीक है। पढ़ाएगा कोई, पॉइंट खोल के देखना किसी मैराथन में क्वेश्चन आया है? नहीं आया, तो कैसे इतिहास खत्म हो जाएगा? थोड़ा समय देना पड़ेगा। तो फाउंडेशन बैच दोस्तों समय वाला है और आराम से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। लिख रहा है मौर्य काल में आपातकालीन कर। सर ये भी आपने नया बता दिया। सर आपातकालीन कर भी होता था क्या? होता था भाई। एक राजा दूसरे राज्य पर जब आक्रमण करता था और राज्य की स्थिति खराब होने लगती थी, तो राज्य को इन पैसे की जरूरत होती थी भाड़े पे सैनिक मंगाने के लिए। कहां का पैसा? भाड़े पे सैनिक और औजार हथियार कहां से आएगा? आयुध कहां से आएंगे? पैसे चाहिए उसके लिए, और इसीलिए अलग से क्या लगता था? आपातकालीन कर लगता था। और इस आपातकालीन कर को क्या कहा जाता था? याद रखेगा, इसे प्रलय कहा जाता था। विनम्र निवेदन के लिए दोस्तों ये प्रलय शब्द का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। अच्छा कहेंगे सर इसका उल्लेख कहां है? ये तो हमने कभी नहीं पढ़ा, फिर आपने कहां से बता दिया? तो दोस्तों याद रखेगा इसका उल्लेख पाणिनि ने किया है। किसने किया दोस्तों? पाणिनि ने क्या लिखा? अष्टाध्यायी लिखा है ना। ये पाणिनि का अष्टाध्यायी में देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों अर्थशास्त्र में भी इसकी चर्चा की गई।
जो कौटिल्य द्वारा लिखा गया। तो चीजों को रखिए यार, ठीक है, मिलेगा, सब पढ़ेंगे तो मिलेगा, ठीक है। लिख रहा मौर्य काल में आबकारी विभाग का अध्यक्ष कौन था? सर आबकारी तो ये फिर वही दारू शराब की बात कर रहा है। जी हाँ, मैं दारू शराब की बात कर रहा हूं। लिख रहा और इसका अध्यक्ष क्या कहलाता था? तो इसका देखिए, दारू शराब को हम सुरा कहते थे, ठीक है, सुरा पान सुना होगा, तो उसी से बना लीजिए सुराध्यक्ष। क्या बना दीजिए दोस्तों? सुराध्यक्ष, याद रखिएगा, सुराध्यक्ष कहा जाता था जो आबकारी विभाग का अध्यक्ष होता था। हाँ सर, ये आपने अच्छा बता दिया। लिख रहा मौर्य काल में टकसाल का प्रमुख, टकसाल क्या थे दोस्तों? जहां सिक्के बनते थे, जहां क्या बनते थे? सिक्कों की ढलैया जहां होती थी, ढलाई जहां होती थी, उसे कहते थे टकसाल। और सिक्के कितने थे? तो सिक्के जो है दोस्तों, सोने के सिक्के भी थे, चांदी के सिक्के भी थे और तांबे के सिक्के भी थे। चलो जल्दी से बताओ कौन कौन सिक्के आते हैं? सर सोने में स्वर्ण आता है, सोने में निष्क आता है, बहुत बढ़िया। चांदी में बताओ? सर चांदी में पड़ आता है, पड़ करसा पड़ नहीं, करसा पड़ तांबे में आता है, ठीक है। तो चांदी में पड़ आता है, रुपये आता है कि नहीं, शतमान आता है कि नहीं। तो याद रखेगा आहत भी आता, आहत सिक्के, वो याद रखेगा कहां आते हैं? चांदी में आते हैं। उसी तरह से तांबे में क्या आता है? भासक आता है, मासक आता है, काकड़ी आता है। क्या आता है? काकड़ी, ककड़ी नहीं, काकड़ी भी तांबे का सिक्का था, ठीक है। और इसके अलावा करसा पड़ आता है, तो उसे याद रखेगा। अच्छा सवाल है। अच्छा दोस्तों, टकसाल का जो प्रमुख होता था वो क्या कहलाता था? एक तरह से गवर्नर जनरल वाली बात कर दिया, याद रखेगा, उसे कहा जाता था लक्षणाध्यक्ष। क्या कहा जाता था? लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था, लक्षणाध्यक्ष। लिख रहा मौर्य काल में माप तौल का नियंत्रक कौन था? जो मापने तौलने का चीजें थी दोस्तों, उस पर नियंत्रक का काम करता था, एक तरह से उसका निरीक्षण करता था। इसे क्या कहते थे? इसे कहते थे पौतवाध्यक्ष। क्या कहते थे? पौतवाध्यक्ष कहते थे। बहुत अच्छा सवाल, पौतवाध्यक्ष। एक चीज और मैं बता दूं आपको, देखिए कहीं कहीं पूछता है बंदरगाह का अध्यक्ष कौन था? बंदरगाह का अध्यक्ष, ठीक है, बंदरगाह का अध्यक्ष। तो देखिए बंदरगाह को एक शब्द हम देते हैं पत्तन, बोलते हैं ना, पत्तन माने बंदरगाह होता है, तो याद रखेगा पत्तनाध्यक्ष। पत्तनाध्यक्ष को क्या कहा जाता है दोस्तों? याद रखेगा, पत्तनाध्यक्ष किसे कहा जाता है? जो बंदरगाह का अध्यक्ष होता था। और पौतवाध्यक्ष किसे कहा जाता है? जो माप तौल का नियंत्रक था। इसी तरह से एक और शब्द लिखिएगा, पैदल सेना का जो अध्यक्ष था, पैदल, इसी से मिलता जुलता नाम इसलिए बता रहा हूं, पैदल सेना का जो अध्यक्ष होता था उसे क्या कहते थे? उसका नाम भी ऐसे पत्तनाध्यक्ष जैसे, लेकिन पत्या है। क्या है दोस्तों? पत्याध्यक्ष। यहां डबल त लगाएगा, पत्याध्यक्ष। जी हां दोस्तों, पत्याध्यक्ष याद रखेगा, इसे कहा जाता था, ठीक है। एक जैसे यहां सुराध्यक्ष लिखा है ना, ऐसे सूत्राध्यक्ष लिखेगा। क्या लिखेगा? सूत्राध्यक्ष। ये किसे कहते थे? सूत्राध्यक्ष कहा जाता था कढ़ाई बुनाई करने वाले अध्यक्ष को, ठीक है। कढ़ाई बुनाई का नियंत्रण रखता था, मतलब उसकी देखरेख करता था, उससे संबंधित था, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा। इस तरह से बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल है। मजा आया पढ़कर? बताइए, मजा आया तो बस खुश हो जाइए। क्लास यहीं पे समाप्त होती। 600 सवाल आपके तैयार हो गए। 1000 ऐसे चुटकी में आएगा। आज तो 20 सवाल हुए ना, ठीक है। तो 20 तियां 60, यानी 600 सवाल कंप्लीट। जब 30 में पहुंचेंगे तो 30 तियां 90, यानी 900 सवाल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट इस सीरीज से जुड़े रहिए, मजेदार सीरीज है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर इसका पीडीएफ कहां से मिलेगा? देखिए पीडीएफ तो आपको मिलेगा एप्लीकेशन से। स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, सामने आपको एक फोल्डर मिलेगा कि फ्री मतलब फ्री गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए फ्री नाम का एक फोल्डर मिलेगा। वहां पे जाएंगे, वहां पर पूरे क्लास का सीक्वेंस दिया गया है, वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। प्लस दोस्तों स्टडी 91 पर ये बेस्ट स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है, जिसे आप हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से ले सकते हैं। प्लस एक किताब भी है दोस्तों, तो किताब को भी परचेज कर सकते हैं। बढ़िया किताब है, 1 नंबर की। अमेजन, फ्लिपकार्ट हर जगह अवेलेबल है, हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, यहां से आप ले लीजिए, ठीक है। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था सर अलग से इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया जाए, तो मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया, ठीक है। उस पे कि संपूर्ण सामान्य अध्ययन के नाम से एक प्लेलिस्ट बना है। अब सारी क्लास उसी प्लेलिस्ट में जाएगी और एकदम आगे सीक्वेंस में नंबर भी लिखा रहता है 1 2 3 4 5 6, ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई एक क्लास बंक ना हो पाए, वो आप ध्यान दीजिएगा। पीछे की सीरीज पूरी देख लीजिए, अच्छी तैयारी होगी आपकी। फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते हैं नहीं करते हैं वो अपनी जगह है, लेकिन इस सीरीज को कम से कम पूरा देखिए, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।